नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त पूरे बिहार में 5 लोकसभा सीट पर मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव के 5 सीट पर कहां क्या स्थिति है, कौन उम्मीदवार आगे है, कौन पीछे है, तमाम मुद्दों पर आपको हम बात कराएंगे। हमारे चैनल के एडिटर इन चीफ मदन कुमार गुप्ता जी हैं, आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कौन किस सीट से हार रहे हैं, कौन सीट पर कौन आगे बढ़त में है। वहां के जनता और वहां के आम लोगों से जो दिन भर की रुझान रहा है, इस संदर्भ में हमारे एडिटर इन चीफ मदन कुमार गुप्ता बताएंगे कि कहां कौन आगे है, कहां कौन पीछे है। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूं मदन कुमार गुप्ता जी से और जानेंगे क्या सर क्या लग रहा है, यहाँ जो चुनाव हो रहा है क्या लग रहा है। पहले ये अपने दर्शकों को पहले नमस्कार करते हैं और जो ये 5वां चरण चल रहा है उस पर हम लोग विधिवत बात करेंगे। अभी जो परिस्थितियां बनी हुई है, खासकर सारण की जब बात करते हैं हम और रोहिणी आचार्य की बात करते हैं हम, तो ये यहाँ पे चेहरा रोहिणी आचार्य नहीं, लालू प्रसाद जी का चेहरा है, ये उनके वारिस हैं। तो लेकिन लोगों के बीच में ये कहा जा रहा है कि ये तो चुनाव जीतने के बाद ये चली जाएगी सिंगापुर, और कहीं यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ के जो मिट्टी की खुशबू है उससे वो रूबरू नहीं है। क्योंकि जब लालू प्रसाद का जो जीवन काल था, जब वो आगे बढ़ी तो वो लोग यहाँ रहे नहीं, इस क्षेत्र में रहे नहीं, और इस क्षेत्र के लिए वो कोई नाम और ये पहचान नहीं रही है। रोहिणी जी की पहचान है कि लालू प्रसाद जी की बेटी है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा। सारण की बात की जाए तो सारण में निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, जो लगातार दूसरा टर्म लगातार सांसद हैं और तीसरी पारी की तैयारी में है। लेकिन यहाँ के जब ग्राउंड जीरो पर हम वहां गए, वहां से लोगों से बातचीत की, तो वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि रूढ़ी जी ऐसे हवाई नेता हैं जो किसी व्यक्ति से जब हाथ मिलाते हैं तो हाथ धो लेते हैं, यानी हाथ धोना पड़ता है। तो इस तरह का रीमर है। नहीं तो ये र्यूमर इलेक्शंस में चलता रहता है, बहुत तरह की र्यूमर्स होते हैं। अपने जो लोग विरोधी होते हैं वो ये एक बहाना ढूंढते रहते हैं। अब रोहिणी आचार्य के बारे में बोला जाता है कि ये पैराशूट कैंडिडेट है, ये तो ऊपर से टपकी है, वो तो यहाँ पर काम नहीं किए है। बात यहाँ पार्टी की हो रही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी 10 साल रहे हैं और हवाई उनका बिजनेस रहा है, उनका प्रोफेशन था, वो पायलट थे, तो वो चलाते हैं, तो उससे इसका कोई तालमेल नहीं है। रही बात हाथ धोने की, ये तो ये गॉसिप ही दिख रहा है। लोग जो इलेक्शन में इस तरह की बात आती है, कोरोना का दौर में रहा होगा, उसकी क्लिपिंग चला दिए होंगे लोग, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। हमारे सांसद जो 10 साल से काम कर रहे हैं, बहुत लोगों के लिए काम किया है और यूथ हैं और एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे बीजेपी के लिए। तो यहाँ की जो परिस्थितियां बनी हुई है वो अच्छी है। क्योंकि सामने में जो लालू प्रसाद है, क्योंकि जातीय समीकरण पे बिहार में इलेक्शन लड़ा जाता है, तो उस समीकरण में भीड़ दिखती है। सर समीकरण की बात की जाए तो खास करके सारण की बात की जाए तो सारण में जिस संवर्ग से राजीव प्रताप रूढ़ी आते हैं या जिस संवर्ग से लालू प्रसाद की बेटिया रोहिणी आचार्य आती है, दोनों संवर्ग के जो वोट बैंक हैं दोनों नेक टू नेक हैं। अब डिपेंड करता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को जो निर्णायक वोट होगा, किस निर्णायक वोट से जीतेंगे, ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा। और दूसरा फैक्टर है कि रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई। आपने कहा, जैसा कि आपने कहा कि सिंगापुर से आई, लेकिन बेटी लालू जी की है, यहाँ पढ़ी है, यहाँ लिखी है और इसी बिहार की रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं लालू जी का जो होम डिस्ट्रिक्ट है, गोपालगंज के रहने वाले हैं, वहां से सांसद बने, वहां छपरा का वो जो स्टेशन को उन्होंने बिल्डअप किया, रेल डब्बा कारखाना लगाए, जैसा कि वहां के लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर वहां की जो स्थिति है, जातीय फैक्टर का समीकरण है, तो वहां का जो वोट जो है अति पिछड़ा संवर्ग के जो वोट है वही निर्णायक भूमिका निभाएगा, जैसा कि वहां के लोगों का कहना है। नहीं, लेकिन अगर आप देखने जाए तो सबसे पहले कि उनको कैंडिडेट क्यों बनाया गया, तो कैंडिडेट इसलिए नहीं बनाया गया कि वो जीत रही है या ये अपनी सीट को विरासत को बचाना है। देखिए, अगर बहुत गौर से देखिएगा, उनको बहुत सारी जानकारियां नहीं है पॉलिटिक्स का, लेकिन उनको उतारा जा रहा है, ये ट्रेनिंग है। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो लगेगा कि ये 2025 का के जो उसके ट्रेलर के रूप में ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रही हैं। कुछ सीखेंगी, यहाँ सीखने के बाद वो 2025 के इलेक्शन में एक अच्छा वो रोल निभाएंगी और देश के अंदर में जिस तरह से तेजस्वी एक तरफ रहेंगे, महिलाओं की तरफ से रोहिणी आचार्य को प्रोजेक्ट किया जाएगा। और क्योंकि मीसा भारती जिस तरह से लोगों के बीच इंटरेक्ट बिहार की जनता से नहीं कर पाई हैं,
क्योंकि उनको राज्यसभा मिला। तो वो ये लोग का जो प्लानिंग चल रही होगी आरजेडी के अंदर में कि देश के अंदर में, राज्य के अंदर में, जो बिहार का राज्य है उसमें 2 धुरी बड़ी सी जगह है, 40 सीट है। तो आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें इनको ज्यादा लोग पहले से इसके नोन रहे हैं और ट्रेनिंग भी इनको मिला रहे, इसलिए लगता है। क्योंकि ये जीत हार के लिए नहीं, ये सिर्फ हार के लिए खड़ी हुई है, क्योंकि इनका आने वाला इलेक्शन को देखकर ये जैसा लगता है, ये लोग कहते हैं। तो सारण लोकसभा सीट पर हमारे एडिटर इन चीफ मदन कुमार गुप्ता जी का स्पष्ट कहना है कि यहाँ कुल मिलाकर राजीव प्रताप रूढ़ी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोहिणी आचार्य से बढ़त में रहेगी। अब 4 जून को यह पता चल जाएगा कि कौन कितना आगे है। अब मैं आपको चलाऊंगा दूसरे सीट पर। सीट है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में सर अजय निषाद जो निवर्तमान सांसद हैं, अभी भाजपा से छोड़कर वो कांग्रेस चले गए हैं। पिछले बार जो वीआईपी से चुनाव लड़े थे राजभूषण चौधरी, वो भाजपा में आ गए हैं। क्या स्थिति रहेगी सर? देखिए, बहुत स्पष्ट है। एक तो सबसे पहले कांग्रेस वर्सेस जहां पर बीजेपी की लड़ाई रहती है डायरेक्ट, वहां पे बीजेपी को निकलना बहुत आसान होता है। अभी तक का इतिहास देखेंगे तो 90% रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में होती है। एक जनरल आंकलन की बात करते हैं, परसेप्शन की बात नहीं, रिजल्ट जो दिखा रहा है, जो पिछला की जहां पे डायरेक्ट टक्कर है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में, तो बीजेपी स्वीप कर जाती है। सर आपने कहा बीजेपी, अजय निषाद बीजेपी के सांसद रहे हैं लगातार 2 टर्म लगातार, और उसके बाद इस बार इस टर्म में उनकी टिकट कट गया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी के कई लोग अभी भी, जैसा कि जानकार सूत्रों के सवाल की टीम जो हमारा मुजफ्फरपुर में घूम रही है, जो बता रहा है, जो वोट का रेशियो चल रहा है, उस आधार पर बीजेपी के कई लोग अभी भी अजय निषाद के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। नहीं सर, देखिए पहले मुजफ्फरपुर की परिस्थितियां देखिएगा, वहाँ की स्थितियां क्या है। एक तो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में वैश्य बहुत बड़ा ये डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। तो अजय निषाद की जो बात थी उसकी एंटी इनकम्बेंसी, उनके जो कार्य किए गए थे उसके आधार पर एक आंकलन बीजेपी ने किया था कि नहीं, इसे लोग नाराज हैं, 2 टर्म दिया गया तो इसके लिए उनको टिकट काटा गया। और दूसरी तरफ जो मुकेश सहनी का जो एक बना हुआ कुनबा बना हुआ है, उनके जो लोग हैं राजभूषण चौधरी को, इसलिए उसको बीजेपी ने दिया है। और ये 2 फैक्टर काम कर रही है। उनके साथ जो मुकेश सहनी की जो पूरी टीम थी, जो लोग जुड़े हुए थे, जो समाज जुड़ा हुआ था, जो जाति जुड़ी हुई थी, वो सब लोग राजभूषण चौधरी को लाइक करते थे, उन्होंने जीते भी थे। और इस बार जब बीजेपी आई है तो बीजेपी के साथ बीजेपी का फैक्टर दोनों मिलाकर काफी प्रचंड बहुमत से जीतने के आसार दिखते हैं। तो मुजफ्फरपुर का भी रिजल्ट हमारे एडिटर इन चीफ मदन कुमार गुप्ता जी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि अजय निषाद को एंटी कम्बेंसी का मार झेलना पड़ सकता है। और वही दूसरी तरफ राजभूषण चौधरी को बीजेपी का फायदा मिलेगा, और उनका मुकेश सहनी का जो कुनबा है, मल्लाह समाज के जो लोग हैं, राजभूषण चौधरी में अपना आस्था व्यक्त कर रहे हैं, जिसके कारण राजभूषण चौधरी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय निषाद से बढ़त लगता दिख रहे हैं। चलते आपको अब हम सीतामढ़ी सीट पर ले चलेंगे। सीतामढ़ी में काफी रोमांचक खेल है। दरअसल सीतामढ़ी की बात की जाए तो सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, जेडीयू से सांसद रहे, बीजेपी से सांसद रहे। जेडीयू से कुछ मुद्दों को लेकर बगावत हो गया था, जिसके कारण वो बीजेपी के पाले में चले गए थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, बेटिकट कर दिया, जिससे वहां के वैश्य समुदाय में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और जिसके कारण खास करके सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को जेडीयू ने टिकट दी है, दूसरी तरफ अर्जुन राय को आरजेडी ने टिकट दिया है। तो क्या लगता है वहां क्या होगा सर? देखिए, बहुत स्पष्ट है वहां पे। एक तो सीतामढ़ी आपको माता जानकी का जन्मस्थली रहा है और लोग वहाँ आस्था से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो पिंटू जी भी वहाँ बीजेपी से रहे हैं, तो वो हर हाल में वहाँ के जो लोग हैं, जनता, वो देश को देख रही है और इंडिया को देख रही है। तो उसमें इसी आधार पे देखने के बाद ये टिकट डिसाइड किया गया कि अगर इंडिया को मिलता है टिकट, बीजेपी को मिले या इंडिया को टिकट मिले, तो इंडिया को जब टिकट मिला है, जगह मिली है, तो लोग देंगे। वो सिर्फ मोदी को देख रहे हैं वहाँ सर यहाँ जेडीयू से देवेश चंद्र ठाकुर को मिला है, बीजेपी से उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी के जो कोर वोटर है, वैश्य समुदाय, खास करके सुनील कुमार पिंटू के फॉलोअर है, और वैश्य संवर्ग के काफी निर्णायक वोट हैं। जो वैश्य समुदाय का वोट अगर देवेश चंद्र ठाकुर को मिलता है तो वो जीत सकते हैं। अगर सुनील कुमार पिंटू
वैश्य समुदाय का अगर नाराजगी है तो कहीं ना कहीं अर्जुन राय निकल सकता है, जैसा कि वहां के लोगों का कहना है। हमारे स्थानीय रिपोर्टर और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर यह बात सामने आई। मैंने भी सब परिवार आकर अपने मतदान केंद्र पर अपना मत दिया है। आपसे अपील है, घर से निकले, मत दे। लोकतंत्र में आपके मत की ही सबसे बड़ी कीमत है जो आपका भविष्य तय करेगा। देखिए सर, ये देश का मुद्दा है, ये वर्तमान सांसद की बात नहीं होगी, लोकल स्तर पे नेता नहीं देखा जा रहा है। अभी जो 400 के पार हो रही है या जो मैसेज आ रही है देश के अंदर में, वो पूरे नेशन वाइड को देख रहे हैं कि अगर हम मोदी को लाना है, मजबूत करना है देश को, तो यहाँ पर ये कुछ पल के लिए लोग भूल भी जाएंगे और देवेश चंद्र ठाकुर बहुत इजीली निकल जाएंगे यहाँ से। लोग, जनता देगी। जब बटन दबाने की बात आएगी तो वो देश में सिर्फ मोदी को देखेंगे और ये देखेंगे कि मोदी द्वारा दिया गया एनडीए कैंडिडेट ये हमारा कैंडिडेट है, क्योंकि चेहरा भी वो वहाँ पे लोगों को यही दिखाई दे रहा है कि नहीं, मोदी का हाथ मजबूत करना है, एनडीए का हाथ मजबूत करना है। सर देवेश चंद्र ठाकुर विधान पार्षद है, लगातार सीतामढ़ी से इर्द गिर्द जो जिले हैं कई जिले को कनेक्ट करता है। अर्जुन राय भी बिहार के कद्दावर नेता रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है कि अर्जुन राय कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन राय के साथ जादव संवर्ग, मुस्लिम संवर्ग, मल्लाह संवर्ग और वैश्य समुदाय के भारी भरकम संवर्ग अर्जुन राय के साथ है। वहां के स्थानीय लोगों के अनुसार देवेश चंद्र ठाकुर पर भारी पड़ता दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ की जो स्थिति है, आमने सामने और कांटे की टक्कर की स्थिति है, यहाँ कुछ भी कहना मुश्किल है। सर आपको हम ले चलेंगे मधुबनी सीट। मधुबनी में अशोक यादव जो हुकुम नारायण यादव के सुपुत्र हैं और निवर्तमान सांसद हैं, उनके ठीक अपोजिट अली अशरफ फातमी को टिकट आरजेडी ने दिया है। सर क्या लगता है वहां की क्या स्थिति है? नहीं, देखिए, एक तो वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अल्पसंख्यक वहाँ पे क्षेत्र रहा है, कई बार वहाँ के सांसद भी रहे हैं और बहुत अब्दुल बारी सिद्दीकी से लेकर शकील अहमद साहब के साथ भी देखिएगा तो रहा है। लेकिन जो हुकुमदेव नारायण जी ने जो एक फील्डिंग रची है, जो फील्डिंग की है, लोग उनके प्रति एक आस्था है और बीजेपी के प्रति जो आस्था है उसको देखते हुए अशोक यादव को 2 टर्म रखा गया है, तो 2 टर्म उस पर विश्वास जताया गया। इस बार भी तीसरी बार बीजेपी ने विश्वास करेंगे और तीसरी बार भी वो जिस तरह से मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, तो मधुबनी की जनता, वहाँ भी वैश्य समुदाय और सब एक तरफा रहेंगे, वो वोटिंग होगी। लेकिन चूंकि अब इंडी वगैरह जो हमारा एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि अली अशरफ फातमी को हराने के लिए एआईएम भी अपना कैंडिडेट खड़ी किया है। तो मुस्लिम संवर्ग के खास करके सर यहाँ इसी सीट पर शकील अहमद मंत्री रहे, कांग्रेस से यहाँ जीते थे। 2 बार अब्दुल बारी सिद्दीकी इस सीट से हार चुके हैं, हुकुमदेव नारायण से या अशोक यादव से। तो अशोक यादव काफी मजबूत प्रत्याशी यहाँ दिख रहे हैं सर। हाँ, वो तो पहले से ही वो जो सरकार जो पहले से ही इनकी जो रणनीति रही है और बहुत काम किया है उन्होंने। अशोक यादव जी ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया है, क्योंकि इनका तकरीबन 20 साल से ये जो वहाँ पर जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कार्य किए हैं लोगों के प्रति है, तो लोगों को विश्वास है, वो विश्वास नहीं टूटेगा। सर सबसे बड़ी बात ये है कि अशोक यादव भी यादव संवर्ग से आते हैं, जो कि आरजेडी का कोर वोटर है, और अली अशरफ फातमी को ये यादव संवर्ग के वोट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अशोक यादव और हुकुमदेव नारायण यादव जो फील्डिंग की आपने जैसा कि कहा, तो कुल मिलाकर यादव संवर्ग का अधिकतर वोट अशोक यादव को मिल रहा है, जिसके कारण अली अशरफ फातमी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो आएंगे, वो वोट बढ़ जाएगा इसमें। और मुस्लिम जो लोग हैं बहुत एग्रेसिव इस बार नहीं दिख रहे हैं, जो पिछली बार के जो 2019 का जो रहा है, इस बार उतना एग्रेसिव नहीं है। तो ठीक है, मिलेगा, वोटिंग होगी। और ये यादव का जो 50% जो वोट है वो अशोक जी विभाजन हो जाएगा और ये जीत का सेहरा बनेगा। तो कुल मिलाकर हमारे एडिटर इन चीफ मधुबनी में स्पष्ट कर दिए हैं कि फिर एक बार अशोक यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अली अशरफ फातमी से काफी बढ़त में रहेंगे और ये सीट जीत भी सकते हैं। आपको हम ले चलते हैं बिहार के हॉट सीट हाजीपुर, जहां रामविलास पासवान बड़े अंतर से जीत हासिल करते हैं। कभी राम सुंदर दास, तो कभी कई कद्दावर नेता इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार पशुपति पारस यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं। पशुपति पारस की टिकट कट गई है और वहां पर
एलजेपीआर के सांसद चिराग पासवान जी जम्मू छोड़कर हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने है शिवचंद्र राम जो आरजेडी के कद्दावर नेता है। आमने सामने हम आपको ले चलते हैं अपने एडिटर इन चीफ से, जानते हैं कि हाजीपुर में सर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले अगर बिहार में देखा जाए सबसे युवा युवा चेहरा जो है वो रामविलास पासवान है। लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं। तो वो ये उत्तराधिकारी के रूप में लोगों ने मांग किया कि ये विश्वासघात किया। आखिर उन्होंने रामविलास की जगह पर ही उनके छोटे भाई को भी रखा गया था। तो छोटे भाई ने ये इस तरह के गलत किया और उनको रामविलास का चेहरा दिखता था उनके छोटे भाई में, लेकिन वो उनसे ठगे महसूस कर रहे हैं और गलत महसूस कर रहे हैं। इसलिए बहुत प्रेशर डालकर चिराग जी के लिए बहुत मुश्किल था जमुई छोड़ना। फिर भी वो अपनी विरासत अपने पिताजी की जगह पर लोगों की इतनी डिमांड से कि नहीं आपको लड़ना है तो सिर्फ लड़ना है, यहाँ से हम नहीं है वो, नहीं तो फिर मैं तीसरे को जिता दूंगा लेकिन पारस को नहीं जिताऊंगा। तो ये देखते हुए अंदर में जो इन लोगों ने रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट से फिर से उन लोगों ने बीजेपी ने सपोर्ट किया और कहा कि नहीं आप फिर से यहाँ लड़ने। सर एक टेक्निकल बात है कि आपने कहा कि हाजीपुर से पशुपति पारस की जगह चिराग जी को लाया गया है, लेकिन अंदर खाने एक बात चल रही है कि पशुपति पारस जी अपने भतीजा के लिए अंदर खाने फील्डिंग कर रहे हैं कि किसी तरह से ये हार जाए। उनके चचेरे भाई प्रिंस पासवान भी इस दौर में शामिल है, भीतर घात कर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि शिवचंद्र राम जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी कोर वोटर बहुत है। मैं आपको बता दूं, यहाँ कोयरी कुर्मी धानुक संभव जो नीतीश कुमार के कोर वोटर, हालांकि नीतीश कुमार भी उनके प्रचार प्रसार में गए, लेकिन कोयरी कुर्मी धानुक का कहना है कि चिराग जी के कारण हमारा जो सीट पिछले बार विधानसभा में आना चाहिए उसमें नुकसान हुआ है, इसका बदला हाजीपुर से लेनी है। लेकिन ये स्पष्ट बात है कि अगर किसी भी कारण से चिराग जी अगर इलेक्शन हार जाते हैं तो ये सबसे बड़ा दुखद होगा पशुपति पारस का, और उनके पूरे परिवार, प्रिंस हो या कोई भी हो, उनका नाम निशान मिट जाएगा। क्योंकि बीजेपी का एक हनुमान कहे जाने वाले, तो ये बीजेपी जानती है कि कैसे जीतना और कैसे जिताना है। देखिए ये बहुत, क्योंकि कास्ट फैक्टर का काम पूरे बिहार के अंदर जो नाम है इनका, तो हारने के सवाल ही नहीं उठता है। मार्जिन भी ये हो सकता है कि जो शिवचंद्र राम जी खड़े हैं उनके जो भी कास्टिज्म में होगा, कहीं ऐसा ना हो कि रामविलास पासवान का भी ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने कहा कि मोदी जी इनके क्षेत्र में आए और बिल्कुल सेंटिमेंटल टच वाले उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये रामविलास हमारे भाई थे और उस हिसाब से चिराग हमारे पुत्र के समान है, बेटा के समान है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर तमाम जनसभा में संबोधित करते हुए कहा, और उसने कहा कि जिस तरह से रामविलास पासवान के आपने वोट किया उस तरह से चिराग को भी वोट किया। उन्होंने आह्वान किया, जनता को आह्वान किया और कहा कि आप इन्हें दें, बिहार का गौरव है, बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने आह्वान किया था। जबकि तेजस्वी जी का कहना है कि चिराग जी बीजेपी और आरएसएस के मोहरा हैं, ये नौकरी की बात नहीं करते हैं, ये बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, ये महंगाई की बात नहीं करते हैं, ये केवल ऊंचे बात करते हैं, गरीब गुरबों के नेता नहीं है, वो हवाई नेता है, जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा। विपक्ष की तो बात है, विपक्ष तो हमेशा ही बोलेंगे, ऐसा है। पूरे जब जिस एनडीए की बात कर रहे हैं उस एनडीए पूरे देश में एक बहुत किस राज्य में क्या जरूरत है, किस तरह से इसको अपलिफ्ट करना है, इसकी पूरी प्लानिंग बनती है, पूरी कमिटी रहती है। तेजस्वी जी कुछ भी बोले अपने क्षेत्र में, देखिएगा आने वाले असर क्या होता है। अगर खाता खोल लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि पूरे बिहार में इनका खाता भी राजद का खुलने जा रहा है, और जिस तरह का कैंडिडेट उन लोगों ने दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो परिस्थितियां जो प्रधानमंत्री के रैली के बाद जो बदली है, जो हम लोग के पास भी ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि वो कहीं ऐसा नहीं कि रामविलास जी का खुद का बनाया हुआ रिकॉर्ड भी ये टूट जाए। तो क्या लगता है सर कि हाजीपुर में ये केंद्र प्रकार कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, क्या अंतर होगा? नहीं, जीत का सेहरा तो बहुत से होगा, और हमको तो लग रहा है कि कहीं 5 लाख 4.5-5 लाख के बीच कहीं जीत का सेहरा ना हो जाए। शिवचंद्र राम को कोई भी उनको कोई बहुत बड़ी अस्तित्व नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। वोटिंग के टाइम में देखेंगे आप पूरी स्थिति, प्रधानमंत्री की रैली के बाद जो भी 10-15-20% इधर उधर थे वो सब लोग एकजुट हो गए हैं। अभी सभी का चेहरा अब लग रहा है कि चिराग के साथ साथ हमारा आने वाला तेजस्वी जिस रूप में दिखाई दे रहा है आरजेडी के लिए, तो ये बीजेपी और एनडीए के लिए आने वाला चेहरा, सीएम का चेहरा भी दिख रहा है लोगों को। अब पूरे यूथ मनोदशा से पूरी इसको वोटिंग कर रहे हैं।
तो कुल मिलाकर हमारे एडिटर इन चीफ मदन कुमार गुप्ता जी का कहना है कि चिराग अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शिवचंद्र राम से भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज कर सकते हैं। हालांकि मतदान अभी चल रहा है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ये तो 4 जून को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगी। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एनडीए गठबंधन अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रहे हैं। चलते हैं। हाँ सर, एक बात मैं कहूंगा कि अभी जो लोग कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, तो आपको स्पष्ट बता दूं, आज तक का इतिहास देखेंगे, 70 साल का इतिहास रहा है। जब इलेक्शन होती है और पिछली को से ज्यादा अगर वोटिंग हो रही है परसेंटेज, तो ये माना जाए कि एंटी इनकम्बेंसी का है, यानी विरोध के पक्ष में पड़ी है। अगर इस बार जो दिख रहा है वोटिंग बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब कि सरकार के प्रति लोग समर्पित हैं। और ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि जब विरोध होता है तभी लोग ज्यादा एग्रेसिव होकर पोलिंग करते हैं। लेकिन लोग अभी जो पोलिंग नहीं दिख रही है, तो ये लोग गलत फहमी में ना रहे राजनीतिज्ञ कि ये पोलिंग कम हुई है तो इनकी जीत हार हो जाएगी, सीट कम आएगी, ऐसा नहीं है। सर एक फैक्टर ये है कि 400 पार का जो नारा मोदी जी का दिया गया है, विपक्षियों का कहना है कि 400 पार के आंकड़ा नहीं पार करने जा रहे हैं, उनका आंकड़ा 200 के अंदर रहेगा। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात है कि उनको हार जीत की बात की जगह पर बोल रहे हैं कि 400 नहीं जाएगा, यानी पहले हार रहे हैं कि 400 नहीं होगा, 399 होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ रजिस्टर की जो बात कर रहे हैं ये लोग, ये तो इन लोग का आंकलन है। हो सकता है कि बीजेपी 370 के पास इन लोग की पूरी परफेक्ट रणनीति है, 370 हमारी तरफ से आए और बाकी 50-60 जो है यानी धारा 370 को ये मान के चले कि ये सीट के अरेंजमेंट उसी ढंग से हो गई है। धारा 370 के जी 370 रहेंगे और 50-55 एनडीए के जो लोग हैं, अलायंस हैं, उनको मिलेगी। तो ये हो सकता है कि 400 प्लस भी चला जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। तो आज का ओपिनियन पोल में आपको मैंने बता दिया कि 5 लोकसभा सीट में कौन आगे है, कौन पीछे है और कौन कितना से बढ़त होगा, ये आप 4 जून को देखेंगे ऑन न्यूज भारत पर। धन्यवाद। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑन न्यूज भारत.com